साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार गौड़ अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज इस अंक में हम बात करेंगे भारत के दुश्मनों की, अपने प्यारे देश के दुश्मनों की। आपसे मेरा एक आग्रह है, एक निवेदन है। हो सकता है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए मेरा वीडियो, लेकिन इसको अंत तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपने जो है अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, आपने देखा होगा अपने मोहल्ले में, गांव में, अगर कोई आदमी कमजोर होता है, आर्थिक रूप से कमजोर होता है, शारीरिक रूप से कमजोर होता है, तो उसका मान सम्मान नहीं होता और ना उसके कोई ज्यादा दुश्मन होते, क्योंकि वो लोगों जो लोग जैसे कहते हैं वो बात मान लेता है, उसके साथ ज्यादती भी हो जाती है तो वो रिएक्ट नहीं करता। लेकिन जब वही आदमी धीरे धीरे शारीरिक रूप से मजबूत हो जाए, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए और सामने वाला अगर उसके साथ ज्यादती करे तो उसको जवाब देने में सक्षम हो जाए और तगड़ा जवाब देने लग जाए, तो उसके कुछ एक बहुत निकट के दोस्तों को छोड़ के दुश्मन जो पहले थे वो तो थे ही, जो तथाकथित दोस्त थे वो भी दुश्मन बन जाते हैं। यही हाल जियो पॉलिटिक्स में। अगर कोई देश दब्बू बन के रहता रहे, जैसे हमारे देश की हालत थी, आर्थिक रूप से हम कमजोर थे, सोना तक हमें बेचना पड़ा, हमारे देश में आतंक होता रहता था, हम डोजियर खेलते थे, निंदा पास कर देते थे, चीन हमारी जमीन को पे कब्जा करता था, तो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री और जो हमारे नेशनल एडवाइजर थे वो मीडिया से रिक्वेस्ट करते थे कि इस बात को जो है ज्यादा तुल मत दीजिए, चीन नाराज हो जाएगा। यानी एक तरफ तो उसने हमारी जमीन को कब्जा कर रखा और फिर भी उसको नाराजगी का डर रहता था। यह हमारी स्थिति थी। जब चाहे हमारे पे बड़े से बड़े हमले होते रहे, मैं उस पर बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, बहुत बड़ा हो जाएगा मेरा ये एपिसोड। लेकिन 2014 के बाद धीरे धीरे जब भारत अपनी तरक्की करने लगा, एक ऐसी राष्ट्रवादी सरकार आई जिसने अपने देश के सबसे पहले अपनी जनता के भले के काम किए, बिजली जहां नहीं थी वहां बिजली पहुंचाई, सड़क पहुंचाई, शौचालय तक नहीं थे, जो भी है खूब अच्छे किया, आर्थिक रूप से अपने आप को स्ट्रांग किया। हमारे जो बॉर्डर एरिया है वहां तक सड़कें पहुंचाने का काम किया, रेलवे लाइन पहुंचाने का काम किया, सेना को मजबूत किया। आर्थिक रूप से आज दुनिया के हम जो है सबसे तेज ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी है। तो बिल्कुल स्वाभाविक है जो हमारे दुश्मन जो आसपास के हैं उनके अलावा जो हमारे बहुत निकट विश्वासी दोस्त रूस, इजराइल जैसे कुछ को छोड़ के बाकी जो कथित दोस्त थे वो भी आज हमारे को दुश्मन के रूप में देखने का काम करते हैं। तो इसलिए अब आज जो हम ये बात करेंगे कि उसका क्या क्या रिपरकेशन हुआ। अब आप देखिए, जब हम तरक्की करने लगे, ऊंचे बढ़ने लगे, अमेरिका जैसे देश ये सोचने लगे जैसे हम कहेंगे वैसे भारत चलेगा, लेकिन भारत आज अपनी स्वतंत्र विदेश नीति मानने वाला है, अटल जो है निर्णय करने वाला है। उन्होंने कहा हमारे जो भी फैसले होंगे वो हमारी देश की जनता और देश हित में होंगे। इस कारण से यूरोप और अमेरिका जैसे देश नाराज हुए, हमें टैरिफ वगैरह भी लगा। लेकिन वो चीज अपनी जगह है। वो जो दुश्मन बने हैं वो इसलिए बने हैं कि हमारा आज दुनिया के अंदर सम्मान है, भारत को आज बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। आज हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, सैनिक स्थिति बहुत अच्छी है, ऑपरेशन सिंदूर ने तो और जो है लोगों की आंखें खोलने का काम किया। तो क्या कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हमको झुकाया जाए, और उसके लिए जो है यहां तक की कोशिश होती है इन देशों की कि जहां पे
जहां का जो है मुखिया उनका कहना नहीं माने, उनकी तख्ता पलट कर देते हैं। हमारे यहाँ पे भी कुछ लोगों ने शुरू कर दिया था कि अब मोदी जी का तख्ता पलट हो जाएगा। देखिए, इन्होंने पाकिस्तान में इमरान का किया, बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना का किया, नेपाल में ओली गए। तो वो लोग ये भूल गए, जब पाकिस्तान के अंदर इमरान की सत्ता गई थी तो उस वक्त इमरान वहां लोकप्रिय नहीं था इतना, ना हसीना बांग्लादेश के अंदर इतनी लोकप्रिय थी, ओली की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं। आज 11 साल उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर हो चुके, लेकिन उसके बावजूद उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। इसलिए ये जो सोच रहे थे बांग्लादेश जैसे आंदोलन होके भारत में तख्ता पलट हो जाएगी, वो मंसूबे ना तो उन दुश्मन देशों के हुए, ना यहां जो तथाकथित उनके एजेंट बैठे हैं नेताओं और मीडिया के बीच में उनके वो सपने पूरे हुए। हमारा देश तो शुरू से ही घिरा हुआ है और उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेवार हमारे नेहरू और गांधी जी थे। देश का बंटवारा हुआ, पश्चिम के अंदर एक पाकिस्तान बना दिया, पूर्व में एक पाकिस्तान बना दिया। नेपाल जो भारत में विलय करना चाहता था, नेहरू जी ने उसको विलय नहीं करने दिया। ये तिब्बत को चीन ने हड़पा और हड़पाया नेहरू जी ने। जब चीन से युद्ध हो रहा था तिब्बत का, तो चीन के सैनिकों के पास राशन नहीं था, नेहरू जी ने उनको राशन पहुंचाया। अदरवाइज चीन की सेना, आज चीन की सीमा हमसे नहीं मिल रही होती यानी हमको चारों तरफ से गिरवा दिया, तो हमारी तरफ चारों तरफ तो दुश्मन देश हो गए। और उससे भी बड़ा, जो सबसे बड़ा पाप किया, वो ये किया जब देश का बंटवारा उन्होंने धर्म के आधार पे किया, जो सत्ता के लालच में किया। षड्यंत्र नाम तो धर्म का लिया ना, लेकिन आजादी मिलते ही उन्होंने जो है वो ये कह दिया, नहीं, जो मुसलमान यहां रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। और वो लोग जिन्होंने 100% पाकिस्तान के लिए वोट दिया था, यानी उनकी निष्ठा पूरी तरह से पाकिस्तान में थी, उनको जो है भारत में रोकने का काम किया, यानी घर के अंदर शत्रु बनाने का काम किया। कश्मीर के अंदर शेख अब्दुल्ला से दोस्ती निभाने के चक्कर में इन्होंने धारा 370 लगाई, कुछ इलाका तो पाकिस्तान को दे दिया नेहरू जी ने सीज़फायर करके। और कश्मीर में मुझे कहने में कोई जो है वो शंका नहीं है कि कश्मीर की घाटी के अंदर आज भी कोई भारत की निष्ठा वाला माहौल तो नहीं है। और जो देश के अंदर जो जिन लोगों को नेहरू और गांधी जी ने रोका, जिन्होंने जिनकी निष्ठाएं भारत में ना कभी थी ना आज हैं, उनकी निष्ठाएं आज भी पाकिस्तान के साथ है। आज भी उनको, जिन्होंने हमारे देश पे आक्रमण किया, जो आक्रमणकारी थे, बाबर, औरंगजेब, टीपू सुल्तान, गजनवी, ये उनके जो है आदर्श हैं। और क्यों नहीं हो? नेहरू जी ने तो अपनी किताब जो है उसके अंदर भारत एक खोज में खुद कहा कि मैं जो है बाबर में अपने आप को देखता हूं। बाबर तो बहुत नेक नियत का आदमी था, जबकि बाबरनामे में खुद कहता है कि मैं तो जो है हिंदुओं के उसके ऊपर लाश पे बैठ के गाजी बनना चाहता हूं। तो ये जो देश के अंदर जो इन्होंने रोके, ये आज भी इनकी निष्ठा देश के प्रति नहीं है। आक्रमणकारी इनके जो आदर्श हैं। भारत के महापुरुष और भारत के आराध्य से ये लोग नफरत करते हैं। अब देखिए, थोड़े दिन पहले जो है वो अबू आजमी औरंगजेब के गुण गा रहा था, और अभी बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद जो है बनाने जा रहे हैं। मतलब बाबर से प्रेम है इनको, राम से या देश के आराध्यों से, महापुरुषों से नहीं है। तो इसलिए देश के अंदर जो है ये एक वो शुरू हो गए, देश के अंदर घातक हो गए। और ये वो लोग हैं जो
राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इनको महत्व नहीं देते। और जो भारत का संविधान है उससे ऊपर अपनी जो है ना शरीयत को मानते हैं, और शरीयत को भी पूरी नहीं मानते, क्रिमिनल में नहीं मानेंगे। जहां जहां उनको मीठा मीठा गप गप वाले बात है, नहीं तो शरीयत के हिसाब से माने तो इनका जो है ना हाथ पांव कट जाए। तो ये एक तरह से एक नासूर हमारे देश के अंदर इन्होंने दे दिया। आज भी अधिकांश जो लोग हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, इनमें से अधिकांश लोगों की निष्ठा आज भी हिंदुस्तान में नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिए, हजारों मदरसे खोल रखे हैं, वहां पे जहर के अलावा कुछ नहीं है। हम अपने ही पैसों से अपने घर के अंदर जहर की खेती कर रहे हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। फिर आप देखिए, इससे बड़े जो गुनाहगार हैं वो हैं वो नेता जो देश के प्रति उनको कोई प्यार नहीं है, सत्ता के लालची हैं। वो लोग जो है, इन जो मुस्लिम लोग हैं इनको भारत के मुख्य धारा में नहीं जुड़ने दिया उन्होंने, उनको डर दिखाते रहे कि हिंदूवादी ताकतों से दूर रहो, हिंदू जो है ना आपको खा जाएंगे, और उनको अपना वोट बैंक बनाने का काम किया। और उससे भी पेट नहीं भरा तो घुसपैठ कराने का काम किया, घुसपैठ करवाई, उनके नजायज कागज बनवाए, उनको संरक्षण देने का काम किया, उनको छुपाने का काम किया। और जब आज एसआईआर होकर उनको निकालने की कोशिश करते तो ये आंदोलन करते, कोर्ट में वाद लगाते। तो आप सोचिए, शरणार्थियों के पास इतना पैसा कहां आया वो सुप्रीम कोर्ट में सीधे चले जाएं। ये हमारे देश में बैठे हुए इतने जो है गद्दार नेता लोग जो हैं वो हैं इनके पीछे। ऐसे एडवोकेट हैं जिनका काम ही ये है कि वो जो है ना देश विरोधी जो है ताकतें हैं उनकी पैरवी करते हैं। तो इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। और ये जो है ऐसे नेता हैं जो भारत के जो हमारे संवैधानिक संस्थान है उनके खिलाफ बकवास करते। ये इनको ट्रंप अगर बोल दे हमारी जो है इकोनॉमी डेड है, तो इनको लगता है हाँ भारत की वो ट्रंप ठीक बोलता है। भारत का देश का जो प्रधानमंत्री बोले, फाइनेंस मिनिस्टर बोले, होम मिनिस्टर बोले, कोई मतलब नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर वो क्वेश्चन उठाते। पाकिस्तान और दुश्मन देशों की भाषा बोलते हैं। ये हमारे देश के सबसे बड़े गद्दार नेता है। अभी थोड़े दिनों पहले देखा होगा, ये महाराष्ट्र के मिस्टर यशवंतराव पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने क्या कहा, भारत हारा था ऑपरेशन सिंदूर में। ये किसकी भाषा बोल रहे थे, किस कारण से बोल रहे थे, किसने इनको पैसा दिया, क्या क्या इसके पीछे राज है, इसकी सच्चाई जाननी चाहिए। और धुरंधर फिल्म आई, उससे कष्ट पाकिस्तान को, ये तो समझ में आता है, इन विपक्षियों को क्यों हो रहा है। तो यानी इनकी भी निष्ठा भारत के प्रति नहीं है। ये सत्ता लोग के लालची लोग हैं, इनके लिए देश हित मायने नहीं रखता। इनको सत्ता की मलाई चाहिए, जो इन्होंने 70 साल तक देश को जो है ना लूटने का काम किया। और मैं कहता हूं इनसे भी बड़े दुश्मन कोई हमारे देश के लिए हैं तो वो लोग हैं जो इतने साल में भी इन लोगों को नहीं पहचान पाए, इनकी हरकतों को आज भी नहीं पहचान पाए, और इनको अभी आज भी वोट देते हैं। इनके जुलूसों में जाते हैं, चाहे वो 500-500 रुपए हजार जो पैसे के लालच में जाते हो, लेकिन जाते हैं। जो इनके पीछे लगू वो इनसे भी बड़े दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर वोट सबसे बड़ी ताकत है। और जो ऐसे गद्दार लोगों को, ऐसे गद्दार नेताओं को जिनके लिए देश मायने नहीं रखता, उनको वोट देते हैं, वो भी देश के लिए गद्दार ही कहलाएंगे। उनसे बड़ा तो गद्दार कोई हो ही नहीं सकता। तो ये जो माहौल चल रहा है, तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज तो होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि ये जो
नेता हैं, एक है नेता प्रतिपक्ष, विदेश में जाके भारत के खिलाफ बोलते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन को कहते हैं भारत की डेमोक्रेसी को बचाइए। आपातकाल लगाने वाले, जीरो वोट वाले इनके जो है परदादा जी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले, वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं वहां जाके। और हम पाकिस्तान में गए थे, इनके नेता हमको जितवा देना भीख मांग रहे थे। तो ये विदेशी जो दुश्मन हैं देश, उनके एजेंट हैं। वो जो डीप स्टेट वाले बोलता है ना, मैंने इतने करोड़ डॉलर रखे हुए हैं, ये रखे हुए हैं, ये सब उनके एजेंट हैं। इनके जो मेल आते हैं वो उनके हैंडलर विदेश बैठे हैं, वो वहां से जो गाइड करते हैं उसके हिसाब से यहां पे आंदोलन करने का काम करते हैं। कभी ईवीएम में इनको वो गड़बड़ लगती है, कभी जो है इनको चुनाव आयोग जो है ना वो भ्रष्ट नजर आता है, कभी इनको वोटर लिस्ट के अंदर गड़बड़ लगती है माफ करना, और किसी का भी ये माकूल कोई प्रमाण दे ही नहीं पाए, प्रमाण देने से भागते। तो अब इनका इलाज सबसे पहले तो जो घुसपैठिए देश में आए हुए उनको तो निकाल ही रहे हम, लेकिन एक कानून बनाया जाना चाहिए कि जो महिला, हमारे हिंदुस्तान की महिला विदेश में शादी करेगी, उसकी नागरिकता तुरंत प्रभाव से हिंदुस्तान से खत्म कर दी जाएगी, उसकी नागरिकता हटा दी जाएगी। और जो औरतें पहले से शादी करके विदेश से शादी कर चुकी, अगर आज भी उनकी नागरिकता हिंदुस्तान में है तो उनकी नागरिकता तुरंत प्रभाव से खत्म कर देनी चाहिए। और अगर उनके बच्चे भी यहां पे नागरिक बन चुके हैं तो उनकी नागरिकता भी तुरंत प्रभाव से खत्म कर देनी चाहिए। दूसरा, जो पुरुष विदेशी महिला से शादी करे तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाना चाहिए, इस समय के अंदर वो महिला अपने पिछले देश से अपनी नागरिकता समाप्त करके उसका प्रमाण पत्र हिंदुस्तान में देगी और उसके बाद में हिंदुस्तान में उसको नागरिकता देने का काम किया जाएगा। एसआईआर के बाद एक सघन अभियान चलाया जाए, क्योंकि अभी एसआईआर हो रही है तो क्या हो रहा है, जहां एसआईआर हो रही है वहां से घुसपैठिए भाग के दूसरी जगह चले जाते हैं। तो सघन अभियान चलते रहना चाहिए ताकि ये जो घुसपैठिए जो इधर उधर घूम रहे हैं, इन घुसपैठियों का पूरी तरह से पकड़ने का काम हो, इनके ऊपर किसी तरह का कोई जो है छूट ना दी जाए, इनको ढील ना दी जाए। और कानून के अंदर यह भी एक कानून में होना चाहिए कि जो व्यक्ति भारत पे आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों का महिमा मंडल करें, भारत के महापुरुषों के खिलाफ बोलें, भारत माता की जय ना बोल पाए, जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को आदर ना दें, जो संविधान ना मानने की बात करें, ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे राजनेता जो देश के प्रति गलत बयान देते हो, झूठे बयान दे के जनता को भड़काते हो हमारी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ, और जब उनसे प्रमाण मांगे जाए वो प्रमाण नहीं दे रहे हो, उनके खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक में इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मेरा यह मानना है जो भी इस तरह के काम कर रहा है, हमारी संवैधानिक संस्थाएं, हमारी फोर्स, जिनके कारण से आज हम चैन से सोते हैं अपने घर में, वो अपनी जान की बाजी लगा के लड़ते हैं, उनके खिलाफ बकवास करते हैं जो लोग, उनके प्रति किसी प्रकार का भी कोई दया धर्म नहीं होना चाहिए। उनको तुरंत प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको बगैर जो है उसके उठा के एक बार जेल में डालने का ऑर्डर होना चाहिए और उसके बाद में जो कार्रवाई होनी चाहिए। वरना क्या होता है, ये आगे से आगे जमानत पे चलते रहते हैं।
पहले, सबसे पहले ऐसे लोग जो देश विरोधी कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे वो आक्रमणकारियों का मंडल कर रहे हो, या देश की जनता, या देश के जो है संविधान के खिलाफ कर रहे हो, या जो हमारी सेना के खिलाफ बोल रहे हो, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सबसे पहले बिहाइंड द बार करना चाहिए। उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर हो और आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे ये विचार है, क्योंकि मेरा मानना है अगर देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो है स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना खून बहाया है। चरखे से आजादी नहीं आई, ये वहम होगा किसी को। आजादी मिली है खून से, खून देने से आजादी मिली है। तो साथियों, अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो कृपया, जैसे मैंने पहले कहा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद।